सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 मानव संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? उत्तर, वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 2, सन 2001 में साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर, सन 2001 में साक्षरता दर 64.87% थी। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 2013-14 में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? उत्तर, वर्ष 2013-14 में केरल और महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वाधिक कार्यशील वर्ग कौन सा है? उत्तर, सर्वाधिक कार्यशील वर्ग युवा वर्ग है। प्रश्न क्रमांक 5, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? उत्तर, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय से एक व्यक्ति के औसत जीवन काल को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 6, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर, जनगणना के आंकड़े से किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं इसकी जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 7, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। इसके कारण वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया होगा, जिसके कारण वे कम जीवित रहे, या फिर पैदा होने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई होगी। प्रश्न क्रमांक 8, जनसंख्या या आबादी किसे कहते हैं? उत्तर, किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, लिंगानुपात किसे कहते हैं? उत्तर, किसी देश या क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर, किसी निश्चित भूभाग के क्षेत्रफल तथा उसमें बसे हुए लोगों के मूल्यों में जो अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ की साक्षरता कितनी है? उत्तर, छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70% है। प्रश्न क्रमांक 2, क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर समान है? अगर ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महिलाओं की साक्षरता दर समान नहीं है। इसके कारण इस प्रकार है। पहला, सामाजिक जागरूकता का अभाव। दूसरा, शिक्षा केंद्र स्कूल का अभाव। तीसरा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी विचारधारा। प्रश्न क्रमांक 3, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? उत्तर, जनगणना से हमें इस प्रकार आंकड़े प्राप्त होते हैं। पहला, लोगों की कुल संख्या। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों की संख्या तथा पढ़े लिखे लोगों की संख्या। तीसरा, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या। चौथा, ग्रामीण एवं नगरीय वितरण। प्रश्न क्रमांक 4, किसी देश में अगर बालक वर्ग के लोग बहुत कम हों तो उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, किसी देश में अगर बालक वर्ग के लोग बहुत कम हो तो उस देश पर सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहेंगे। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? उत्तर, यह युवा आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु के लोग, बालक और वृद्ध, आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है, अतः उस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। प्रश्न क्रमांक 6, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य से बहुत ही उपयोगी है। इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास योजनाएं बनाते हैं, जैसे साक्षरता की दर कितनी है, आगे किस प्रकार बढ़ाना है, पिछले 10 वर्षों में अपनी योजनाओं के लक्ष्य
कहाँ तक प्राप्त किए गए हैं या कहाँ तक असफल हुए हैं, महिला पुरुष अनुपात पहले कितना था, उसमें कितना सुधार हुआ, आगे क्या प्रयास करने हैं, आय के स्तर से हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कितना आर्थिक विकास हुआ, आगे किस प्रकार आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इस प्रकार विकास की तुलना करके आगे की योजना बनाने हेतु जनसंख्या के आंकड़े बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? उत्तर, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम होने के कारण इस प्रकार है। पहला, सामाजिक जागरूकता का अभाव। दूसरा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का होना। तीसरा, गरीबी के कारण। चौथा, नज़दीक में शिक्षा केंद्र स्कूल का न होना। पांचवा, सहशिक्षा की अरुचि। छठवां, घरेलू जीवन यापन की बाध्यता। सातवां, वैज्ञानिक सोच की कमी। प्रश्न क्रमांक 2, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत है? कारण दीजिए। उत्तर, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि पहला, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तीसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी होने लगती है। कुछ लोग जनसंख्या वृद्धि को विकास में बाधक नहीं मानते हैं क्योंकि देश का आर्थिक विकास करके बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कृषि क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा, औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, संचार साधनों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत एक समृद्धशाली देश है परंतु इसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत एक समृद्धशाली देश है अर्थात यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका उचित दोहन एवं वितरण नहीं हो पाने के कारण यहाँ के निवासी निर्धन हैं। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या 2.6% बढ़ती है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। मांग एवं पूर्ति में असंतुलन के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है, अतः लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करते हैं। दूसरा, बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने पर अपना तथा परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विद्वहन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है किंतु उत्पादन साधनों के अभाव में इन साधनों का पूर्ण विद्वहन नहीं किया गया है। यहाँ कृषि एवं उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान हैं। इसलिए कहा गया है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन हैं। चौथा, निम्न स्वास्थ्य स्तर। भारत देश में मलेरिया, चेचक, टीबी, कैंसर आदि रोगों से करोड़ों व्यक्ति प्रभावित है, जिसके कारण उद्योगों, कारखानों आदि से उन्हें प्राय अवकाश लेना पड़ता है। इससे एक ओर उत्पादन घटता है तो दूसरी ओर श्रमिकों का रोजगार भी घटता है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के लोग कम आयु में ही मर जाते हैं, जिससे अनुभवी एवं कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है। इससे देश की आर्थिक उन्नति भी प्रभावित होती है तथा गरीबी बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे? समझाइए। उत्तर, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, खाद्यान्न समस्या। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। भारत में वैसे भी परंपरागत कृषि बहुतायत से की जाती है, जिससे उत्पादन काफ़ी कम होता है। दूसरा, आवास एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। परिवार के बड़े होने से उन्हें आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिक बच्चे होने के कारण उनका पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता।
और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भारत में मृत्यु दर अधिक होने के कारण बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाना ही है। तीसरा, बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथा, निम्न जीवन स्तर। परिवार के सदस्यों की संख्या यह सोचकर बढ़ाई जाती है कि सदस्य ज़्यादा होने पर आय भी उतनी अधिक होगी, परंतु यह आय उतनी नहीं हो पाती जिससे प्रत्येक सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो। ऐसी स्थिति में परिवार को निम्न जीवन स्तर की स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? उत्तर, भारत के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भिन्न भिन्न है। इसके लिए प्रमुख कारक इस प्रकार उत्तरदायी है। पहला, भूमि का उपजाऊपन। भारत के जिन राज्यों में भूमि उपजाऊ है और उसका विस्तार अधिक है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा, वर्षा की मात्रा। अधिक वर्षा वाले भागों में प्रायः जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम जाते हुए वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व भी घटता जाता है। तीसरा, जलवायु। जहाँ जलवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों में जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। असम में वर्षा अधिक होते हुए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ अधिक नमी के कारण मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। पांचवा, परिवहन के उन्नत साधन। परिवहन के साधनों के अधिक विकास के कारण व्यापार की प्रगति तीव्र हो जाती है, जिससे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में अधिक जनसंख्या होने का एक कारण परिवहन के साधनों का विकास है। पांचवा, औद्योगिक विकास। जिन स्थानों पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आजीविका कमाना सरल होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि नगरों में औद्योगिक विकास के कारण ही जनसंख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में धनी है वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक है। प्रश्न क्रमांक 6, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। उत्तर, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण जनसंख्या का निर्माण करते हैं, जबकि नगरों में रहने वाले लोग नगरीय जनसंख्या का निर्माण करते हैं। अंतर 2, भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि भारत की लगभग 31.2% जनसंख्या नगरीय है। अंतर 3, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निरंतर कम हो रहा है, जबकि नगरीय जनसंख्या का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। अंतर 4, ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं जैसे कृषि, पशुपालन, जबकि नगरीय जनसंख्या द्वितीयक व्यवसाय से जुड़े होते हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, व्यापार, उद्योग आदि। पांचवा, ग्रामीण जनसंख्या में जनघनत्व कम होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या में जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अंतर 6, ग्रामीण जनसंख्या में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से संपन्न होता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।